सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम लैवेंडर की सीरीज़ शुरू तो हमने बहुत पहले कर दी थी, बट उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये लेक्चर्स जो हैं वो कंसेक्यूटिवली नहीं आ रहे हैं और जल्दी नहीं आ रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड दिस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को अपलोड करूं, और वीक में एक लेक्चर तो एटलीस्ट आ ही जाता है। बट नाउ आई विल ट्राई कि ये चीज़ और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो। और इससे जो पहले वाला चैप्टर है इससे जो पहले वाला लेक्चर है 26 नंबर का लेक्चर जो है वो बाय टेक्निकल इशू वो पहले अपलोड हो गया है। तो वो अगर आप एक बार जो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अगर उसको देखोगे आप, तो उसमें आप लाइन वाइज 25 के बाद 26 दिखेगा। बट अभी ये जो अपलोडिंग है उसमें 27 लेक्चर, यानी कि जो ये वाला लेक्चर है ये पहले आ गया है। तो इससे पहले आप 26 वाला देख लेना। इफ़ यू आर कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको एक मिसिंग लगेगा, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, यू कैन वॉच इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोटीन sequences and evolution. The simple string of letters denoting the amino acid sequence of given protein, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन द सीक्वेंस दिस होल्ड्स। यानी इसका क्या मतलब है कि जब हम अम्यूनो एसिड्स की जब हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो हमने क्या किया है, अम्यूनो एसिड्स को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि हमने एल दे दिया एक अम्यूनो एसिड को नाम, हमने फिर एक अम्यूनो एसिड को हमने टी नाम दे दिया। इस तरीके से हमने जो है अल्फ़ाबेट्स के नाम पे क्या दिया है, हमने अम्यूनो एसिड को नाम दिया है। तो यही जो अल्फ़ाबेट्स हैं जब वो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एक धागा टाइप का या फिर एक एक पूरी लाइन जो माला टाइप की जो बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, बाइल अप हो रहा है। As more protein sequences have become available, the development of more powerful method for extracting information from them has become a major biochemical इंटरप्राइज। तो जैसे जैसे जो प्रोटीन की सीक्वेंस है वो हमें ज़्यादा अवेलेबल हो रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारे पास इसको एक्सट्रैक्ट करने का, इसमें से इंफॉर्मेशन निकालने का जो तरीका है वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, डेवलप होके आ रहा है। ईच प्रोटीन फंक्शन रिलाइज ऑन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी कि हर एक प्रोटीन जो है उसका जो फंक्शन है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर जब हम एंजाइम्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो तब हमने एक चीज़ पढ़ी होती है कि ये जो एंजाइम होता है वो एक मतलब वो एक की और लॉक पैटर्न पे चलता है। यानी कि अगर ये मतलब ये जो एंजाइम है वो उसका स्ट्रक्चर ये है, मतलब जो रिसेप्टर है एंजाइम का उसका स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें जो एंजाइम फिट होगा वो इस तरीके से फिट होगा। यानी कि ये क्या है, ये दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। जो एंजाइम है वो भी एक प्रोटीन है और इसका रिसेप्टर भी एक प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ कही है, विच इन टर्न इज़ टू डिटरमाइन लार्जली बाई इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अब ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हम इसको इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। दस द बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन कन्वे बाय अ प्रोटीन सीक्वेंस इज इन प्रिंसिपल लिमिटेड only by our own understanding of structure and फंक्शनल प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए कोई भी बायो इन्फॉर्मेशन या जो भी कोई भी बायो केमिकल इन्फॉर्मेशन जो कन्वे हो रही है एक प्रोटीन सीक्वेंस से, वो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग तक, और उसका जो प्राइमरी बेसिक फंक्शन होता है उस तक। ऑन ए डिफरेंट लेवल ऑफ इंक्वायरीज प्रोटीन सीक्वेंस आर बिगिनिंग टू टेल अस हाउ द proteins evolved and ultimately how life evolved on this planet. तो बेसिकली हमें इस जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग से हमें यही चीज़ पता चलती है कि किस तरीके से जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो जो है उसकी शुरुआत हुई है और किस तरीके से वो जो प्रोटीन है वो इवॉल्व हुआ है, और जो हमारा प्लैनेट है इसमें लाइफ जो है वो आई है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोटीन सीक्वेंस कैन इलसिडेट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये किस तरीके से जो एक प्रोटीन का सीक्वेंस है वो हमें ये जो लाइफ है, जो हिस्ट्री है लाइफ की अर्थ में, उसको हमें बता सकती है। द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज ऑफन ट्रैक्ड टू एमिल जुकल
Zuckerkens and Linus Pauling, whose work in the mid-1960 advanced the use of nucleotide and protein sequencing to explore evolution. तो ये हमें पॉलिंग और जो दो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, इन्होंने इस मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था और इनका काम 1960s के टाइम पे जो है वो है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूज़ किया था न्यूक्लियोटाइड को, और ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है यानी कि प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज़ करके इन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हम अपने मतलब हम कि कहाँ से हम इवॉल्व होकर आए हैं, उस चीज़ को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। द प्रीमाइस इज़ डिसेप्टिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये जो है बिल्कुल एकदम साफ हमें दिखाई दे रहा है। ये जो बेसिस है इस मतलब इस जो ये स्टडी का बेसिस है उसका, इफ़ टू ऑर्गेनिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, अगर दो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, द सीक्वेंस ऑफ देयर जीन्स एंड प्रोटीन शुड बी सिमिलर। तो अगर दो ऑर्गेनिज्म जैसे चिंपैंजी और अगर ह्यूमन की बात करें तो इनका 99% जो है वो डीएनए क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि वी आर वेरी क्लोज एंड वी आर वेरी रिलेटेड टू चिंपैंजीज इन कंपैरिजन टू अदर प्राइमेट्स, राइट। So the sequence increasingly diverge as the evolutionary distance between two organisms increases. तो जैसे जैसे जो है मतलब ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होता है, जैसे जैसे जो इवोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, दो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज़ हो रहा है। The promise of this approach began to be realized in the 1970s. When Carl Woese used ribosomal RNA sequence to define Archaebacteria as a group of living organisms. अगर आपको सबसे पहला वाला चैप्टर याद हो, जो हमने सबसे पहला लाइनेंजर का चैप्टर पढ़ा था, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, मैं चाहूँगी कि आप उसको रिवाइज़ करो। तो वहाँ पे हमने कार्ल वोस का एक पूरा का पूरा क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो उन्होंने उस क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें यूज़ की हैं, उन्होंने यही चीज़ यूज़ की है कि जो आरएनए है यानी कि जो राइबोसोमल का सीक्वेंस है, इसको उन्होंने यूज़ करके उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम आज की डेट पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट उससे ज़्यादा मोर एडवांस जो क्लासिफिकेशन है वो कार्ल वोल्स का माना जाता है। हमने छोटी क्लासेस में तो विटेकर का ही पढ़ा है, जैसे अगर आप 11th की एनसीईआरटी लोगे तो उसमें विटेकर का क्लासिफिकेशन चलता है, बट नाउ यू आर इन हायर स्टैंडर्ड तो यहाँ पे कार्ल वोल्स का डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन चलता है। और उसमें क्या है कि उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से जो है उनको ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया है। तो इस डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता चला है कि जो आर्कीबैक्टीरिया हैं और जो मैमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स क्लोजली रिलेटेड है। तो ये किस तरीके से हमें पता चला, ये हमें इसी चीज़ से पता चला। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन सीक्वेंस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटली रिफाइन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो प्रोटीन सीक्वेंस से हमें ये पता चल जाता है कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो क्या है। विद द एडवेंट ऑफ जीनोम प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, द नंबर ऑफ अवेलेबल सीक्वेंसेस ग्रोइंग एट इनॉर्मस रेट। तो हम बैक्टीरिया से हम ह्यूमन में आए हैं, तो बहुत सारे जो सीक्वेंस हैं, जो अवेलेबल सीक्वेंस हैं वो क्या हुए हैं, वो इनॉर्मस रेट से क्या है हमको चेंज हुए हैं, हमें मिले हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू ट्रेस बायोलॉजिकल हिस्ट्री, और इस इंफॉर्मेशन को हम बायोलॉजिकल हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द चैलेंजेस इज़ इन लर्निंग टू रीड द जेनेटिक हायरोग्राफिक्स। तो हमारा चैलेंज जो है वो यही है कि हम जो जेनेटिक हायरोग्राफी है उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सो इवोल्यूशन हैज़ नॉट टेकन अ सिंपल लीनियर पाथ। तो हमें पता है कि इवोल्यूशन ने एक सिंपल लीनियर पाथ नहीं लिया, मतलब कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका इवोल्यूशन हुआ, ये कुछ अलग ऑर्गेनिज्म बना, इससे एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ नहीं है। जबकि पाथ क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इससे कुछ बना, फिर उससे कुछ बना, फिर उससे कुछ बना, तो इस तरीके से क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ है। कॉम्प्लेक्सिटी abandon in any attempt to mine the evolutionary information stored in protein sequence। तो क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मतलब जो इवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन को हम जो प्रोटीन सीक्वेंस स्टोर कर रहा है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। For a given protein, the amino acid residues
essential for the activity of protein are conserved over evolutionary time. अब ये जो एक्टिविटी है प्रोटीन की वो क्या है, कंजर्व्ड है, यानी इवोल्यूशनरी टाइम से ये क्या है, कंजर्व्ड है. The residues that are less important to function may vary over time. उसके बाद that is one amino acid was subtitled for another and these variable residues can provide the information used to trace evolution. अब इसका ये मतलब है कि एक कोई अम्यूनो एसिड है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको हमने मतलब बना के रखा है कि हाँ वो ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है. एंड दीज वेरिएबल रेसिड्यूज कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूज टू ट्रेस इवोल्यूशन. तो अब ये जो हमें ये चीज़ पता चली है, इससे हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि कहाँ से जो है ये इवॉल्व होके आया है. अम्यूनो एसिड सब्सटीट्यूशन आर नॉट ऑलवेज रैंडम. तो ये जो अम्यूनो एसिड का सब्सटीट्यूशन होता है ये हमेशा रैंडम नहीं होता है. However, at some position in primary structure, the need to maintain protein function may mean that only particular amino acid substitution can be tolerated. तो अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे एक कोई प्रोटीन का सीक्वेंस है जो एक प्राइमरी, मतलब जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा है, तो अब उस पर्टिकुलर प्रोटीन के फंक्शन को मेंटेन करके रखने के लिए, कि जैसे ये प्रोटीन फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, वो ए नाम का एंजाइम जनरेट कर रहा है. अब अगर उसकी प्रोटीन की सीक्वेंस में हमने कुछ एक अम्यूनो एसिड निकाल दिया, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो ए ही एंजाइम को वो करे, क्या करे, सिंथेसाइज करे, वो कुछ और भी चीज़ें सिंथेसाइज कर सकता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल म्यूटेशन. सम प्रोटीन्स हैव मोर वेरिएबल अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज दैन अदर. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स. फॉर दिस एंड अदर रीजन प्रोटीन्स कैन इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स. तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो प्रोटीन है वो अलग अलग रेट में क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं. यानी कि कुछ प्रोटीन हो सकता है जल्दी इवॉल्व हो जाएं, कुछ प्रोटीन थोड़ा देर से इवॉल्व हों. इवॉल्व इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हमने एक बैक्टीरिया लिया और उसको हमने फॉर एग्जांपल वो बहुत ठंडे इलाके में रहने वाला बैक्टीरिया था, उसको उठा के हमने बहुत गर्म इलाके में रहने वाले जगह पे रख दिया. तो अब क्या करेगा, पहले तो यही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव कर पाए. बट हो सकता है कि वो बैक्टीरिया अपने आप कुछ इस तरीके से इवॉल्व करे कि वो सर्वाइव कर जाए. तो ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ एंजाइम्स ऐसे हों जो बहुत जल्दी जो है वो इवॉल्व हो जाएं, उस गर्म के आदत में पड़ जाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं जो थोड़ा टाइम ले सकते हैं उस तरीके से इवॉल्व होने में. तो ये चीज़ कही हुई है. अनदर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इन ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज़ द रेट ट्रांसफर ऑफ जीन और ग्रुप ऑफ जीन from one organism to another, a process called lateral gene transfer. तो पहली चीज़ तो ये होगी. दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसफ़र है जीन्स का वो एक ग्रुप से, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से हो रहा है दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में. तो ये चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेटरल जीन ट्रांसफ़र. द ट्रांसफ़र जीन में बी quite similar to the gene they were derived from in the original organism. हो सकता है कि वो जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से निकल के वो जीन्स आए हैं वो उन्हीं के सिमिलर हों. whereas most other genes in the same two organisms may be quite distinctly related. या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग हों. इसमें हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है लेटरल जीन ट्रांसफ़र का, जो है रैपिड स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. तो अभी बहुत ज़्यादा रैपिड स्प्रेड है, मतलब कि जो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जो जीन है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में वो बहुत जल्दी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. यानी कि अगर एक बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस है तो वो क्या करेगा, अपने जीन्स को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे बाकी के बैक्टीरिया में. द प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर ट्रांसफर्ड जीन वुड नॉट बी गुड कैंडिडेट फॉर द स्टडी ऑफ बैक्टीरियल इवोल्यूशन. तो अब ये जो ट्रांसफर्ड जीन है, यानी कि जो एक पॉपुलेशन से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हुआ है, ये एक कुछ अच्छा कैंडिडेट नहीं है कि हम इसको पकड़ के ये पढ़ लें कि ये बैक्टीरिया का इवोल्यूशन कैसा हुआ है. बिकॉज दे शेयर ओनली अ वेरी लिमिटेड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विथ होस्ट ऑर्गेनिज्म. क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या है,
इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब कि उसने अभी अभी तो अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करना शुरू किया है. सो द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जनरली फोकसेस ऑन फैमिलीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स. तो अब ये जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है ये इस बात पे फोकस करता है कि जो फैमिलीज़ हैं इनके प्रोटीन क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए. इन मोस्ट केसेस द फैमिलीज चूजन फॉर एनालिसिस हैज़ एसेंशियली फंक्शन इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. तो अब ये जो हमने फैमिलीज़ चूज़ की हैं इसके एनालिसिस के लिए, वो असेंशियली यानी कि उनमें असेंशियली ये चीज़ होना चाहिए कि उनका जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है वो क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए. उसकी जो अर्लीस्ट वेब सेल यानी कि पहले मिलने वाली जो सेल है उनमें क्या होना चाहिए, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होना चाहिए. thus greatly reducing the chance that they were introduced relatively recent by lateral gene transfer. अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. So now we have for example a protein called EF1 alpha. Elongation factors 1 alpha is involved in the synthesis of proteins in all eukaryotes. A similar protein EF2 with the same function is found in bacteria. तो अब ये जो हमारे पास एक बैक्टीरिया में भी देखो सेम एक हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस मिल रहा है, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, सेम प्रोटीन का सिंथेसिस हमें मिल रहा है एक मतलब हम में भी यानी कि यूकैरियोट्स में भी. सो जो ये इस फैमिली के जो प्रोटीन है वो एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये सेम क्या है एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. तो ये जो मेंबर हैं इस प्रोटीन फैमिलीज़ के उनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस प्रोटीन कहते हैं या फिर होमोलोग्स कहते हैं. जो ये कॉन्सेप्ट है होमोलोग का वो हम आगे और ज़्यादा रीडिफाइन कर सकते हैं. ये जो दो प्रोटीन है एक फैमिली में जो कि होमोलोग होते हैं, सेम स्पीसीज़ में अगर वो प्रेजेंट है तो हम उनको पैरालॉग्स कहते हैं, और जो होमोलोग्स हैं वो जो अलग अलग स्पीसीज़ में हैं उनको हम ऑर्थोलॉग्स कहते हैं. मैं चाहूँगी कि आप इस पैराग्राफ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें और ये होमोलोगस और होमोलोग्स और पैरालॉग्स और ऑर्थोलॉग्स पर फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है. Then moving towards the next, which is the process of tracing evolution involves first identifying suitable families of homologous protein and then using them to reconstruct evolutionary paths. तो अब ये जो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं इवोल्यूशन को, वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व करता है और आइडेंटिफाई करता है सूटेबल फैमिलीज़ को कि होमोलोगस प्रोटीन की क्या है सूटेबल फैमिलीज़ हैं, एंड देन यूजिंग देम टू रिकन्स्ट्रक्ट इवोल्यूशनरी पाथवे. और इसके बाद क्या करता है, वो इनको रिकन्स्ट्रक्ट करता है कि वो क्या कर सकें, इवोल्यूशनरी पाथ्स को बना सकें. होमोलोग्स आर identify using increasingly powerful computer programs that can directly compare two or more chosen protein sequence or can search vast database to find the evolutionary relatives of one selected protein sequence. तो अब ये जो होमोलोग्स हैं हम इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम एक क्या करें, एक पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम लें और हम उसमें क्या करें, हम इन सीक्वेंस को, प्रोटीन के सीक्वेंस को फीड कर दें. तो अब हमें कोई भी अगर हमने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म लिया, हमें उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डालनी है तो हम उसका प्रोटीन सीक्वेंस डालेंगे और वो हमें मैच करा के दे देगा कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रहा है. सो द इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च प्रोसेस कैन बी thought of as sliding one sequence past the other until a section with a good match is found. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्च करेंगे तब तक जब तक कि उसका जो है वो प्रॉपर उससे जो मिलता गुड मैच का एक सीक्वेंस हमको ना मिल जाए. विद इन दिस सीक्वेंस alignments a positive source is assigned for each position where the amino acid residues in the two sequence are identical. तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है हमें ये मिल जाएगा किस तरीके से वो आइडेंटिकल है. द वैल्यूज़ ऑफ द सोर्स वेरिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द नेक्स्ट टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ अलाइनमेंट. इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगी, ये जो क्वालिटी है अलाइनमेंट की वो भी मिल जाएगी. द प्रोसेस हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस. इस प्रोसेस के पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं. समटाइम्स द प्रोटीन बीइंग कंपेयर्ड मैच वेल. कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोटीन हम कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मैच हो जाता है दो सीक्वेंस का, और ये क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. इनके जो लेस रिलेटेड सीक्वेंस है वो अलग अलग लेंथ के होते हैं.
इसके अलावा क्या होते हैं, जो 2 मैचिंग सीक्वेंस हैं वो कभी कभी अलाइन नहीं होते हैं एक ही टाइम पे, पर इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसको हम गैप्स कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के साथ हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गैप्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और उसमें हम गैप्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऑलमोस्ट एनी 2 सीक्वेंस कुड बी ब्रॉट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनका अलाइनमेंट करते हैं। तो अब इस अनइन्फॉर्मेटिव अलाइनमेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पेनाल्टीज़ होंगी इस गैप के बीच में, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और ये जो ओवरऑल अलाइनमेंट स्कोर है उसको क्या करेंगे, हम लोअर करेंगे विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल्स एंड एरर्स। इस तरीके से हम ट्राई और एरर करके क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन कराएंगे, जिससे हमें क्या मिले, एक ऑप्टिमल स्कोर मिले, और उस स्कोर से हम ये पता लगा सकें कि हाँ कितने ज़्यादा जो सीक्वेंस है वो क्या है, अमीनो एसिड के वो सेम है। Identical amino acids are often inadequate to identify related protein, or more importantly to determine how closely related the protein are on evolutionary time scale। तो अब यहाँ से हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके जो अम्यूनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ आइडेंटिकली रिलेटेड हैं, और सबसे ज़्यादा हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इवोल्यूशनरी एक दूसरे के साथ क्या हैं, रिलेटेड हैं। A more useful analysis includes a consideration of chemical properties of substituted amino acids। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये एनालिसिस है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सब्स्टिट्यूटेड अम्यूनो एसिड्स की, वो कितनी ज़्यादा क्या है, मतलब इनको एनालाइज करें हम। व्हेन अम्यूनो एसिड सब्स्टिट्यूशन आर फाउंड विद इन अ प्रोटीन फैमिली, जब हमें ये जो अम्यूनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन है ये एक प्रोटीन फैमिली में मिलता है, मैनी ऑफ द डिफरेंसेस में बी कंजर्वेटिव, बहुत सारे जो डिफरेंस हैं वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। दैट इज़ एन अम्यूनो एसिड रेसिड्यू इज रिप्लेस्ड बाय अ रेसिड्यू हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम एक अम्यूनो एसिड रेसिड्यू को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अम्यूनो एसिड के साथ जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हों, सिमिलर हों। इसमें हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जो ग्लूटामिक रेसिड्यू है वो क्या होता है, उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एस्पार्टेट रेसिड्यू के साथ। ये जो दोनों अम्यूनो एसिड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, और इनका जो कंजर्वेटिव सीक्वेंस है जो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, वो लॉजिकली क्या करता है, हायर स्कोर्स हमें देता है। तो दीज आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक एनालिसिस ग्रुप। अब इसके ऊपर हम पहले एक अलाइनमेंट सीक्वेंस देखते हैं गैप्स का। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों मैच, ये पूरे जो येलो वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ये। फिर ये वाला जो एरिया जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम गैप कहते हैं। मतलब हमने क्या किया, इस वाले सीक्वेंस में हमने गैप दे के, मतलब यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा था, और अगर इसको मैं यहाँ से लगा देती तो क्या होता, फिर तो पूरी लाइन मैच नहीं करती। तो इसको हमने क्या कर दिया, गैप दे दिया, और फिर यहाँ से हमने उसको मैच करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब होता है मैच गैप का। ओके, तो नाउ वी हैव to determine what scores of assign to the many different amino acid substitutions। तो अब क्या क्या स्कोर हमें देने चाहिए, उसके लिए 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, एनालिसिस की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालिसिस नहीं की पूरे प्रोटीन की सीक्वेंस की, बट उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे फोकस किया कि ये जो 1000 ऑफ जो शॉर्ट कंजर्वेटिव ब्लॉक्स हैं उनके फ्रैक्शंस को, उनको आइडेंटिकल जो अम्यूनो एसिड है उनको देखा, और जो हाई और अलाइनमेंट में थे, जो रिलायबल थे, उनको नहीं लिया। लुकिंग एट द अलाइनमेंट सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, उन्होंने क्या किया कि जो नॉन आइडेंटिकल अम्यूनो एसिड से एक ब्लॉक में उन्हें एनालाइज किया, और हाई स्कोर्स दिया उनको जो कि नॉन आइडेंटिकल रेसिड्यूज थे, और जो फ्रीक्वेंटली क्या हो रहे थे, हम उनको देख रहे थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा अपेरेंटली, जो बहुत ज़्यादा वीक, मतलब बहुत ज़्यादा रेयरली हमको दिख रहे थे इन कंपैरिजन टू मोर फ्रीक्वेंट वंस। So even the identical residue were given scores based on how often they were replaced, such that amino acid with unique chemical properties, जैसे कि कुछ अम्यूनो एसिड हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, साइटिन हो गया, इन लोगों को हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ है।
फिर हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमने क्या जनरेट किया है, जो हम आइडेंटिकल है एटलीस्ट 62% है अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ का, उन्हें हमने क्या किया है जनरेट किया है, और इससे हम क्या कर रहे हैं रिफ़र कर रहे हैं ब्लोसम 62 में। सिमिलर टेबल हमको दी हुई है जिसमें हम जनरेट कर रहे हैं जो ये होमोलोगस सीक्वेंस है इनके ब्लॉक को 50% से 80% आइडेंटिकली। When higher levels of identity are required, the most conservative amino acid substitution can be over represented, which limits the usefulness of the matrix in identifying homologs that are somewhat distinctly related. तो ये हमने क्या किया, दो फैमिलीज़ को हमने इस तरीके से अलाइन किया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या किया हमने, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे बैक्टीरियाज दे दिए। अब हमने उनके क्या किया कि कितना ज़्यादा ये क्या है वो हैं रिलेटेड है। तो ये देखो ये यहाँ पे सेम है। अब ये यहाँ पे इन दोनों में गैप आ गया। अब ये क्या है सिग्नेचर सीक्वेंस है, यानी कि इसमें बीच में तो सेम है बट बाकी का क्या है डिफरेंस आ रहा है। तो ये दिस इज सिग्नेचर सीक्वेंस। तो नाउ इसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में बाकी का शूट करेंगे, और ये जो है इसके बाद का जो होगा वो इसका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा 4th चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, दैट इज़ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।